हाय फ्रेंड्स, जीव विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम जो अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जीवन की उत्पत्ति, उसका पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक परिकल्पना के बारे में, मतलब मॉडर्न थ्योरी जो है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो आधुनिक परिकल्पना है उसको पढ़ेंगे। और आगे हम पढ़ेंगे ओपेनिक का सिद्धांत, मतलब और उसी में हम पढ़ेंगे मिलर उरे का प्रयोग, मतलब ओपेनिक सिद्धांत पर ही आधारित है। और फिर ऑक्सीजन क्रांति पढ़ेंगे, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। और आगे पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति की चरण, मतलब कि स्टेज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसमें बेसिकली दो दो चीज़ें पढ़नी है हमको। पहला केमिकल डेवलपमेंट यानी रासायनिक विकास, और दूसरा हमको पढ़ना है जैव विकास यानी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। तो इसमें हम रासायनिक विकास को पढ़ेंगे और जैव विकास को पढ़ेंगे, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा डीप जाके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसको जो हम आनुवंशिकी नाम का जो चैप्टर है 16वें नंबर पे, 16वें पार्ट में जो है आनुवंशिकी नाम का चैप्टर, उसमें हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे जैव विकास को। फिलहाल इसमें बस थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मतलब जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। और इसको हम अनुवांशिकी नाम के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब आगे चल के। और उसके अलावा आगे हमको पढ़ना है उद विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और अगला हमको पढ़ना है लैमार्कवाद व डार्विनवाद में तुलना। तो इतनी सारी चीज़ें हमको पार्ट 2 में पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमने जो 5 सिद्धांत पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसका हल्का सा वैसे ओवरव्यू ले लेते हैं कि हाँ मतलब इसमें क्या क्या हुआ था। तो पहला था हमारा स्वतः जन्मवाद। तो इसमें बताया गया कि जो सजीवों की उत्पत्ति है वो निर्जीव पदार्थों से मतलब स्वतः ही हो गई है। जैसे एक वान हेलमंड महोदय थे, उन्होंने बताया था कि पसीने से भीगी कमीज को गेहूं के बालियों के साथ 21 दिन तक अंधेरे कमरे में रखने पर क्या होता है, उसमें चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार बताया था कि 2 ईंटों के बीच में तुलसी होती है, तुलसी रख देने से, धूप में रख देने से क्या होता है, इसमें बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। अगला हमारा है जीव जन्मवाद, जिसने क्या किया, स्वतः जन्मवाद का खंडन किया। इसमें मतलब बताया गया कि नहीं, सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से संभव नहीं है, सजीवों की उत्पत्ति सजीव पदार्थों से हुई है। तो ऐसा बताया गया जीव जन्मवाद में। अगला विशिष्ट सृष्टिवाद। इस सिद्धांत में मतलब ईश्वर जैसी अलौकिक शक्तियों में लोगों की आस्था थी। मतलब ऐसा माना जाता था कि सजीवों की उत्पत्ति ईश्वर की देन है, ऐसा लोग मानते थे। और जो बाइबिल है, बाइबिल में मतलब बताया गया कि 6 प्राकृतिक दिनों में सृष्टि की रचना हुई है। इसी प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथ में बताया गया कि मतलब सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से मतलब किया है। तो ये सब सारी चीज़ें थी इसमें विशिष्ट सृष्टिवाद में, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं। मतलब तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। अगला हमारा ब्रह्मांडवाद यानी कॉस्मोलॉजिक थ्योरी। इसमें बताया गया था कि मतलब जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई ही नहीं है, मतलब वो पृथ्वी पर उनका निर्माण हुआ ही नहीं है, वो ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह से साधारण कणों और बीजाणुओं के रूप में पृथ्वी पर आए हैं, ऐसा इसमें बताया गया था। अगला हमारा है प्रलयवाद एवं आकस्मिक अकार्बनिक उत्पत्ति का मत। तो प्रलयवाद में बताया गया था कि पृथ्वी पर समय समय पर क्या होते हैं, प्रलय आते रहते हैं, और इन प्रलय के बाद में मतलब क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से नया जीव पदार्थ बन जाता है, ऐसा इसमें बताया गया था। तो इन सब सिद्धांतों में जो मतलब क्या होता है, इन सब सारे सिद्धांतों के अलावा जो सबसे अधिक मान्य और आधुनिक मत है वो है हमारा पदार्थवाद। तो आज की वीडियो में हमको यही डिस्कस करना है, पदार्थवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में थोड़ा सा रासायनिक विकास और जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे, और लैमार्कवाद और डार्विनवाद वगैरह को देखेंगे। तो यही सारी चीज़ें आगे हमको पढ़नी है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं आधुनिक परिकल्पना यानी कि पदार्थवाद। रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत अथवा पदार्थवाद। तो इसलिए इसके बारे में देखते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में यह सबसे आधुनिक मत है। इसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति हुई तो निर्जीव पदार्थों से ही है, लेकिन पृथ्वी की वर्तमान वातावरणीय दशाएं इसके लिए उपयुक्त नहीं है। आदि पृथ्वी पर ही मतलब ऐसी दशाएं थी। आदि पृथ्वी पर भी जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों के आकस्मिक व अनिश्चित मिश्रण से नहीं हुई, वरन बदलती हुई वातावरणीय दशाओं के साथ करोड़ों वर्षों तक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रियाएं होती रहीं, जिनके फलस्वरूप पहले अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का क्रमिक उद्विकास हुआ। फिर ऐसे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए आदि बने, जो जीव पदार्थ के प्रमुख घटक होते हैं। इसे क्या कहा गया, केमिकल इवोल्यूशन यानी रासायनिक उद्विकास कहा गया। इसी के फलस्वरूप अंत में एक विशेष प्रकार के संगठित मिश्रण के रूप में क्या हुई, जीव पदार्थ की उत्पत्ति हुई। तो इसमें बेसिकली बताया गया कि मतलब जो जीवन की उत्पत्ति है वो हुई तो निर्जीव पदार्थों से ही है, लेकिन मतलब जो वातावरणीय दशाएं आदि पृथ्वी पर थी। आदि पृथ्वी मतलब जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब जीवों की उत्पत्ति हो रही थी, उस समय की बात कर रहे हैं पृथ्वी की। तो मतलब जो आदि पृथ्वी पर दशाएं थी वो वातावरणीय मतलब वर्तमान वातावरणीय दशाएं इसके लिए उपयुक्त नहीं है। वो दशाएं सिर्फ आदि पृथ्वी पर ही थी। तो और बताया गया कि मतलब आदि पृथ्वी पर मतलब जीवों की उत्पत्ति ऐसे अचानक से और अनिश्चित मिश्रण से नहीं हुई है कि हाँ मतलब जैसे उन्होंने बताया था वान हेलमंड ने कि
मतलब 21 दिन तक पसीने से भीगी कमीज को गेहूं के साथ रख देने पर क्या होता है, चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मतलब बिल्कुल ये पदार्थवाद ऐसा मानता ही नहीं है। इसका मानना है कि मतलब हुई तो निर्जीव पदार्थ हुई है, लेकिन मतलब वातावरणीय दशाओं के साथ साथ मतलब करोड़ों वर्षों तक भौतिक रासायनिक प्रक्रियाएं होती रही, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, मतलब कह सकते हैं कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का क्या हुआ, विकास हुआ, उससे मतलब क्या हुआ, हमारे मतलब जीवन की उत्पत्ति हुई है, ऐसा बताया गया है इसमें। तो इसके बारे में मतलब आगे चलिए देखते हैं अब। ओपेरिन सिद्धांत। तो ओपेरिन का सिद्धांत चलिए देखते हैं। मतलब ये वही मतलब पदार्थवाद के ही अंतर्गत मतलब इन्होंने अपना एक प्रयोग किया था, वही हमको पढ़ना है इसमें। तो आदि पृथ्वी पर मतलब आदि पृथ्वी मतलब समझ जाइएगा कि मतलब जब भी मैं आदि पृथ्वी की बात करूं तो समझ जाइएगा कि मतलब जो पृथ्वी का निर्माण हुआ था लेकिन उस पर जीवन नहीं था, मतलब जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जीवों की उत्पत्ति हो रही थी, उस समय की पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो आदि वायुमंडल की बात करूं तो भी समझ जाएगा कि उस समय के वायुमंडल की बात कर रहे हैं। आदि सागर की बात करूं तो भी समझ जाएगा कि उस समय के सागर की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो आदि पृथ्वी पर उपरोक्त रासायनिक उद्विकास जैसा कि हमने पढ़ा भी कि मतलब क्या हुआ, लाखों करोड़ों वर्षों से मतलब क्या हुआ, भौतिक रासायनिक प्रक्रियाएं होती रही और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, कार्बनिक और अकार्बनिक मतलब क्या हुआ, पदार्थों का संश्लेषण हुआ, जिसमें मतलब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सब मतलब इन सब पदार्थों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो यही हमारा क्या कहलाया, केमिकल इवोल्यूशन यानी रासायनिक उद्विकास कहलाया। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो आदि पृथ्वी पर उपरोक्त रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री ये आई ओपेरिन ने सन 1924 में भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की। तो ये जो सिद्धांत था मतलब भौतिकवाद या पदार्थवाद, इसे मतलब ये आई ओपेरिन ने सन 1924 में प्रतिपादित किया। ये चीज ध्यान रखिएगा, हाईलाइट कर दिया मैंने, फिलहाल ध्यान रखिएगा आप। आगे देखते हैं। ओपेरिन की यह परिकल्पना 1936 में उनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी। तो मतलब प्रतिपादित किया था इन्होंने 1924 में, लेकिन उसके 12 साल बाद मतलब इनकी पुस्तक में यह परिकल्पना छपी। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी मैंने हाईलाइट किया है, ये चीजें ध्यान रखिएगा आप। आगे देखते हैं। ऐसी ही परिकल्पना मतलब ऐसी ही एक परिकल्पना एक अंग्रेज मतलब वैज्ञानिक थे जेबीएस हेल्डन। तो इनको फिलहाल हेल्डन के नाम से याद रखिएगा। तो जेबीएस हेल्डन थे, इन्होंने मतलब जो कि 1961 में भारतीय नागरिक बन गए थे, तो इन्होंने 1929 में प्रस्तुत की, मतलब 1924 में इन्होंने प्रस्तुत किया था ये ओपेरिन ने, और इन्होंने क्या प्रस्तुत किया 1929 में। तो इसको क्या कहा गया, ओपेरिन हाल्डेन संकल्पना भी कहा गया। इस संकल्पना के प्रमुख जो बिंदु थे वो निम्नलिखित थे। तो चलिए देखते हैं बिंदुओं को। पृथ्वी का वातावरण अपने विकास के प्रारंभिक चरण में अपचायक यानी रेड्यूसिंग था, अर्थात इसमें ऋण आवेशों का आधिक्य था तथा मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी। आगे देखते हैं। ऐसी स्थिति में ऊर्जा के किसी बाह्य स्रोत यानी कि परावैंगनी प्रकाश अथवा तड़ित मतलब होता है वो जो बिजलियां मतलब कड़कती हैं, बिजली कड़कती है, उसी को हम तड़ित बोलते हैं। तो तड़ित की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों का क्या हुआ, संश्लेषण हुआ। फिर सरल कार्बनिक यौगिकों के मध्य क्रियाओं की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। मतलब कि कह सकते हैं कि मतलब सरल कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर क्या किए, जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया, जैसे अमीनो एसिड हो गया, हमारा वसीय अम्ल हो गया, मीथेन, शर्करा, प्यूरिन आदि। आगे देखते हैं। चूंकि जीव द्रव्य के निर्माण में इन कार्बनिक यौगिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए ये यौगिक जीवन की उत्पत्ति का आधार बने। मतलब यही हमारे क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति का आगे चल के आधार बने। कार्बनिक यौगिकों के संयोजन से मतलब इन यौगिकों के बहुलकों का निर्माण हुआ, जैसे जो हमारी शर्करा बनी थी यानी शुगर से हमारा क्या हुआ, मंड यानी स्टार्च का निर्माण हुआ। ग्लाइकोजन व सेलुलोज से पॉलीसैकेराइड्स बने एवं वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से हमारे वसा का निर्माण हुआ। तो आगे देखते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों की परस्पर क्रिया से न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण हुआ। न्यूक्लियोप्रोटीन्स में स्वतः द्विगुणन का गुण होता है, इसलिए इनसे नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के समान प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई, और इन प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति सागर में हुई थी। ये चीज आप याद रखिएगा। ये प्रारंभिक जीव प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे, परिणाम स्वरूप वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन मुक्त हुई। हमें पता है मतलब जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं पेड़ पौधे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो वायुमंडल में क्या हुआ, स्वतंत्र ऑक्सीजन मुक्त हुई। इसके साथ ही वायुमंडल में उपस्थित मीथेन, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व जल का निर्माण हुआ। तो ये चीजें याद रखिएगा आप। आगे देखते हैं। हाल्डन के अनुसार मतलब जो हाल्डन थे 1929 में जिन्होंने अपनी प्रकल्पना दी थी, उनकी बात कर रहा हूं मैं।
तो हाल्डेन के अनुसार प्रारंभिक जलीय वातावरण अथवा आदि सागर मतलब मैं बताया था ना आदि पृथ्वी, वैसे आदि सागर आप याद रखिएगा, मतलब जो उस समय मतलब क्या था, पृथ्वी का पर जो सागर था उस समय की बात कर रहे हैं जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो आदि सागर ने एक बृहद प्रयोगशाला के रूप में कार्य किया जिसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। वातावरण ऑक्सीजन से मुक्त था और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा परावैंगनिक किरणों के संयोजन से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं, धीरे धीरे आदि सागर एक गर्म सांद्र सूप यानी हॉट डाइल्यूट सूप के रूप में परिवर्तित हो गया जिसमें कार्बनिक एकलकों एवं बहुलकों का घनत्व तो बढ़ता गया। हाल्डेन ने परिकल्पना की, मतलब हाल्डेन ने कल्पना की कि एकलकों व बहुलकों के समूहों में लिपिड झिल्ली बताता हूँ आपको लिपिड क्या होता है, लिपिड झिल्ली का निर्माण हुआ तथा बाद के विकास के क्रम ने प्रथम जीवित कोशिकाओं यानी प्रथम जीवित सेल्स को मतलब क्या हुआ, लिविंग सेल्स को जन्म दिया। तो इसमें एक शब्द है लिपिड, तो लिपिड देख लेते हैं क्या होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से निर्मित वह पदार्थ है जो जल में अविलेय मतलब जल में ये नहीं घुलता है, मतलब जल में अघुलनशील होता है तथा एल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, ये घुल जाता है यानी विलेय होता है। लिपिड क्या होता है, लिपिड सजीव कोशिकाओं का महत्वपूर्ण तत्व है। लिपिड्स के अंतर्गत वसीय अम्ल, तेल, मोम, स्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स मतलब आदि को सम्मिलित किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स मतलब ये क्या होते हैं, जंतु और पादप कोशिका के लिए मतलब क्या होते हैं, प्रमुख संरचनात्मक घटक होते हैं, तो मतलब कंपोनेंट होते हैं। तो इंग्लिश भी लिखी है ब्रैकेट में, तो आप इंग्लिश भी देख लीजिएगा, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती तो आप इंग्लिश देख के समझ लीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं मिलर उरे का प्रयोग। तो वर्ष 1953 में हेराल्ड उरे तथा उनके शिष्य स्टैनली मिलर ने ओपेरिन हाल्डेन संकलना के परीक्षण के लिए कुछ प्रयोग किए। उन्होंने आदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया और जीवन की उत्पत्ति की जांच की। मतलब जो पहले पृथ्वी पर मतलब जब जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस समय पृथ्वी पर जो वातावरण पाया जाता था उसको उन्होंने प्रयोगशाला में उत्पन्न किया और मतलब क्या किया, जीवन की उत्पत्ति की जांच की। उन्होंने 5 लीटर के एक फ्लास्क में 2:1:2 के अनुपात में मीथेन, अमोनिया एवं हाइड्रोजन का गैसीय मिश्रण लिया। मतलब इस बड़े फ्लास्क में इन्होंने 2:1:2 के अनुपात में मतलब मीथेन, अमोनिया एवं हाइड्रोजन का गैसीय मिश्रण लिया। एक आधा लीटर के फ्लास्क को मतलब ये जो छोटा फ्लास्क आप देख रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, एक आधा लीटर के फ्लास्क को कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क से जोड़ा गया। इस छोटे फ्लास्क में जल भरकर इसे उबालने का प्रबंध किया जिससे जलवाष्प पूरे उपकरण में घूमती रहे। और इस जो छोटे मतलब फ्लास्क का जल था ये आदि सागर का कार्य कर रहा था। आगे देखते हैं, बड़े फ्लास्क में टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड फिट करके आदि वायुमंडल की बिजली जैसे प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए 1 सप्ताह तक तीव्र विद्युत की चिंगारियां मुक्त की गई। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं इनसे क्या किया गया, इसमें मतलब जो आदि वातावरण था उसमें क्या किया गया, उसमें जो बिजली तड़कती थी मतलब जो तड़ित होता था उसके मतलब क्या किया प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए इसमें इलेक्ट्रोड लगाकर 1 सप्ताह तक मतलब क्या किया गया, इसमें विद्युत की चिंगारियां मुक्त की गई। आगे देखते हैं, 1 सप्ताह के बाद मिलर ने पाया कि फ्लास्कों में उपस्थित अधिकांश अमोनिया एवं मीथेन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपभोग की जा चुकी हैं। मतलब इसमें जो इन्होंने अमोनिया और मीथेन लिया था वो आपस में क्या किया, क्रिया करके क्या बनाया, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन बनाया। आगे देखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का निर्माण हुआ एवं जल में गहरे रंग के पदार्थ का एकत्रण हो गया। मतलब जो जलवाष्प थी उसमें क्या हुआ, गहरे रंग का पदार्थ एकत्रित हो गया। इस प्रयोग से उत्पन्न कुछ पदार्थों की पहचान नहीं की जा सकी, परंतु यह निश्चित हो गया कि इसमें कार्बनिक बहुलकों यानी ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की उपस्थिति थी। जलीय विलयन का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि इसमें विभिन्न अमीनो अम्ल जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया तथा अनेक वसीय अम्ल एवं अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया था। तो जब जल का इन्होंने परीक्षण किया मतलब जो मतलब क्या हुआ, जिसमें गहरे रंग का पदार्थ एकत्रित हो गया था, उसकी जांच करने पर पाया कि वो जो गहरे रंग का पदार्थ था वो हमारा क्या था, अमीनो अम्ल जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन और बहुत से उसमें वसीय अम्ल थे और कार्बनिक यौगिक थे। तो चित्र में इसी को समझते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो एक बार इनके उपकरण पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटे फ्लास्क में इन्होंने क्या किया है, जल लिया है और ये जल हमारा क्या कर रहा था, आदि सागर का कार्य कर रहा था और इसको गर्म करने के लिए इन्होंने बर्नर लगाया है। तो जो हमारा आदि सागर था, आदि सागर का जल कैसे गर्म हो रहा था, सूर्य की ऊर्जा से गर्म हो रहा था, मतलब सूर्य के प्रकाश से या फिर सूर्य की ऊर्जा से गर्म हो रहा था।
तो उसी प्रकार इन्होंने गर्म करने के लिए यहाँ पर एक बर्नर का प्रयोग किया है, बर्नर लगाया है, जिससे आदि सागर का जल गर्म हो रहा था, वैसे इस छोटे फ्लास्क का जल गर्म हो रहा है और गर्म होकर ये पूरे मतलब उपकरण में प्रवाहित हो रहा है। तो ये गर्म जल या फिर हम कह सकते हैं जो जलवाष्प है ये इस बड़े फ्लास्क में आती है और इस बड़े फ्लास्क में इन्होंने 2:1:2 के अनुपात में मीथेन, अमोनिया एवं हाइड्रोजन का गैसीय मिश्रण लिया था। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन गैस, इन सब गैसों का निर्माण बाद में हुआ है, मतलब ये आपस में क्रिया करके इन गैसों का निर्माण हुआ है। स्टार्टिंग में इन्होंने मीथेन, अमोनिया एवं हाइड्रोजन गैस ही लिया था और इसके बाद में ये आपस में क्रिया करके मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस इत्यादि का निर्माण किया। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए थे जो कि क्या कर रहे थे, मतलब आदि वायुमंडल की बिजली के प्रभाव को उत्पन्न कर रहे थे। तो 1 सप्ताह तक इसमें क्या किया गया, मतलब ऐसे विद्युत की चिंगारियां मुक्त की गई और 1 सप्ताह के बाद इसमें पाया गया कि मतलब इसमें जो अमोनिया और मीथेन गैस थी वो क्या की गई है, मतलब रासायनिक अपक्रिया में पूरा मतलब खर्च की जा चुकी है और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन का निर्माण हो चुका है। और इसमें जो जल था, जलवाष्प थी, उसमें क्या हुआ, एक गहरे रंग का पदार्थ एकत्रित हो गया है और इस गहरे रंग के पदार्थ में मतलब बहुत सारे, जब इस गहरे रंग के पदार्थ की जांच की तो इसमें बहुत सारे मतलब अमीनो अम्ल, अनेक वसीय अम्ल एवं अन्य कार्बनिक यौगिक पाए गए और इसको यू आकार की इस नली में यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्या किया गया, इसमें ठंडा करके ये जो यहाँ पर देख सकते हैं शीतलक लगा है या फिर प्रशीतक बोलते हैं, ये इस ठंडी जलवाष्प को इस यू आकार की नली में भेज रहा था और इस यू आकार की नली में मतलब एकत्रित हो रही थी ये जलवाष्प। और इसका 1 सप्ताह बाद जब इन्होंने जांच किया तो इसमें पाया कि मतलब इसमें बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया है, बहुत से अमीनो अम्ल जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन और बहुत सारे वसीय अम्ल का निर्माण हो गया है। तो बेसिकली इनका प्रयोग यही था और इससे इन्होंने सिद्ध किया कि मतलब ऐसे जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो अब आगे देखते हैं हम। तो ये जो यहाँ पर अमीनो अम्ल, अनेक वसीय अम्ल और अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ था, तो ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये बहुलक बनाते हैं, जैसे वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, उसके बाद में बहुत सारी अमीनो अम्ल और प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से हमारे न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण होता है। और न्यूक्लियो प्रोटीन में हमें पता है स्वतः द्विगुणन का गुण होता है, जिस वजह से क्या होता है, नील हरित शैवाल के समान प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई। ये सब हमने पहले पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो ये क्रिया यहाँ पर होगी इसके आगे। और हमें पता है कि हमारा जो प्रारंभ में जो हमारा वातावरण था वो कैसा था, अपचायक था, नहीं रेड्यूसिंग था। लेकिन जब हमें पता है ये जो नीलहरे शैवाल के समान जीव उत्पन्न हुए ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं तो हमें पता है ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो उसके बाद में जब ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त हुई तो हमारा जो वातावरण पहले अपचायक था अब कैसा हो जाएगा, अब ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो इसी परिवर्तन को, मतलब ऑक्सीजन आ जाने से जो परिवर्तन हुआ, इसी परिवर्तन को क्या कहा गया, ऑक्सीजन क्रांति कहा गया। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीजन क्रांति। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन क्रांति के बारे में। ऑक्सीजन क्रांति यानी ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। संपूर्ण ऑक्सीजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों द्वारा ही किया जाता है। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के एक लंबे कालखंड में प्रकाश संश्लेषी जीवों के द्वारा मुक्त की गई ऑक्सीजन से संपूर्ण वातावरण जो प्रारंभ में अपचायक था, मतलब पहले रेड्यूसिंग था, वो अब ऑक्सीकारक बन गया। वातावरण की प्रकृति में ऑक्सीजन के द्वारा किए जाने वाले इस परिवर्तन को ऑक्सीजन क्रांति कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो आगे देखते हैं हम। इस ऑक्सीजन क्रांति के कारण मतलब जो परिवर्तन हुए वो परिवर्तन हम देख लेते हैं। तो पहला इसमें जो था, यहाँ पर देख रहे हैं, पहला ऑक्सीजन के द्वारा CH4 यानी जिसे मीथेन बोलते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा CH4 CO2 तथा H2O में और NH3N2 तथा H2O में विघटित हुई। मतलब पहला जो परिवर्तन हुआ वो मीथेन का क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और अमोनिया का नाइट्रोजन और जल में विघटन। ये हमारा पहला परिवर्तन हुआ ऑक्सीजन क्रांति के कारण। दूसरा है आदि वायुमंडल में। तो आदि वायुमंडल समझ जाएगा कि जब मतलब पृथ्वी का निर्माण होता लेकिन जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय के वायुमंडल की बात कर रहे हैं। तो आदि वायुमंडल में पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर ओजोन O3 का लगभग 17 किलोमीटर मोटा स्तर यानी ओजोनोस्फीयर बन गया। पृथ्वी की, मतलब याद रखिएगा कि पृथ्वी की सतह से, मतलब पृथ्वी से 15 किलोमीटर ऊपर और 17 किलोमीटर मोटा स्तर जो बना, यानी ओजोनोस्फीयर जो बना। ओजोनोस्फीयर ये क्या कर रहा था, मतलब ओजोनोस्फीयर बन गया जिसने सूर्य से आने वाली अधिकांश परावैंगनी किरणों यानी यूवी रेज को आदि पृथ्वी पर आने से रोक दिया। आदि पृथ्वी मतलब जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था और उस पर मतलब जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, तो ध्यान रखिएगा। अतः आदि पृथ्वी पर अब रासायनिक उद्विकास एवं आजीवाद जीवोत्पत्ति की संभावनाएं समाप्त हो गईं और साथ ही ओजोन स्तर ने उस सुरक्षात्मक कवच का काम किया जिसके कारण आदि जीवों का सागर के जल से भूमि पर आ जाना संभव हो पाया। आदि जीव मतलब उस समय के जीव की बात कर रहे हैं। तो
ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हुई थी ऑक्सीजन क्रांति में। मतलब क्या हुआ, नीले हरे शैवाल के समान प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम थे। इसके द्वारा क्या हुआ, मतलब इसकी वजह से ऑक्सीजन मुक्त हुई वातावरण में, और जो वातावरण हमारा पहले अपचायक था वो अब क्या बन गया, ऑक्सीकारक बन गया। तो इसी को क्या कहा गया, ऑक्सीजन क्रांति कहा गया। तो अब आगे देखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जीवन की उत्पत्ति के चरण, यानी स्टेज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओपेरिन द्वारा प्रतिपादित जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न चरणों को अध्ययन में सरलता के दृष्टिकोण से दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हमारा रासायनिक विकास यानी केमिकल डेवलपमेंट, और दूसरा है हमारा जैव विकास यानी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। तो चलिए पहला देखते हैं रासायनिक विकास यानी कि केमिकल डेवलपमेंट के बारे में। जीवों के रासायनिक विकास में निम्नलिखित 4 चरण शामिल हैं। तो पहला चरण जो है सरल अणुओं का निर्माण, दूसरे में क्या है कार्बनिक अणुओं का निर्माण, और तीसरे में जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, और चौथा जो हमारा है अणुओं की क्रियाशीलता। तो अब इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं, एक एक चरण। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि मतलब कैसे क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं हम पहला चरण। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला चरण यानी साधारण अणुओं का निर्माण। ये देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन जैसे हल्के परमाणुओं के परस्पर संयोग से जल, अमोनिया तथा मीथेन जैसे साधारण यौगिकों का निर्माण हुआ। प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान अधिक होने के कारण, मतलब पता है कि जब आदि पृथ्वी का तापमान क्या था, बहुत अधिक था। तो अधिक होने के कारण ये क्या हुए, गैसीय अवस्था में ही रहे। कालांतर में पृथ्वी का तापमान कम होने के कारण गहरे बादलों का निर्माण हुआ एवं लगातार वर्षा के परिणाम स्वरूप संपूर्ण भूमि जलमग्न हो गई और समुद्रों का निर्माण हुआ। मतलब आदि सागर की स्थिति यहाँ पर बन गई। वर्षा के कारण वायुमंडल में उपस्थित अमोनिया तथा मीथेन समुद्र के जल में घुल गए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र में इन्हीं यौगिकों के संश्लेषण से हुई। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मतलब जो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई कहाँ हुई, समुद्र में। तो अब आगे देखते हैं दूसरा जो चरण हमारा है यानी कार्बनिक अणुओं का निर्माण। तो वो देखते हैं। मीथेन के साथ अन्य यौगिकों के संयोग से न्यूक्लियोटाइड्स व अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। जिन कार्बनिक यौगिकों का प्रारंभिक समुद्र में निर्माण हुआ उन्होंने जीवन की उत्पत्ति में, मतलब जीवन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये विभिन्न प्रकार की शर्करा, ग्लिसरीन, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, पिरिमिडीन व प्यूरिन थे। मतलब जिन कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ था वो किस फॉर्म में थे, शर्करा, ग्लिसरीन, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, पिरिमिडीन व प्यूरिन के फॉर्म में थे। मतलब जिन कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं। सूर्य व आकाशीय विद्युत से प्राप्त ऊर्जा तथा परस्पर घर्षण के कारण वायु में परमाणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रियाएं हुई। उसके परिणाम स्वरूप अमोनिया व अन्य यौगिकों का निर्माण हुआ। तो ये सारी चीज़ें हुई हमारे दूसरे चरण में यानी कार्बनिक अणुओं के निर्माण में। अब हम आगे देखते हैं अपना जो तीसरा चरण है उसके बारे में। तो तीसरा चरण यानी कि जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। तो चलिए देखते हैं। विभिन्न अनुपात में शर्करा के अणुओं के परस्पर संयोजन से पॉलीसेकेराइड के नए अणुओं जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि का निर्माण हुआ। इनका निर्माण जीवों की उत्पत्ति एवं विकास में एक आवश्यक चरण है, क्योंकि कोशिका भित्ति इन्हीं शर्कराओं से निर्मित होती है। मतलब हमें पता है कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, और सेलुलोज भी एक प्रकार की शर्करा है। तो हम कह सकते हैं मतलब इन्हीं शर्कराओं से कोशिका भित्ति बनी होती है। तथा स्टार्च व ग्लूकोज से जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें पता है पेड़ पौधों को स्टार्च के रूप में, और हम लोग को मतलब जंतुओं को क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में जीवों को क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अन्य रासायनिक क्रियाओं से ग्लिसरीन व वसीय अम्ल के संयोग से, ग्लिसरीन व वसीय अम्ल में पता है कार्बनिक यौगिक ही हैं, तो इनके संयोग से वसा का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अमीनो अम्ल से प्रोटीन का भी निर्माण हुआ। मतलब अमीनो अम्ल भी हमारा क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक ही है। तो मतलब इन कार्बनिक यौगिकों से क्या हुआ, वसा व प्रोटीन का निर्माण हुआ कह सकते हैं। जीव की उत्पत्ति में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोटीन के कुछ अणु रासायनिक संरचना की दृष्टि से सबसे बड़े अणु माने जाते हैं, क्योंकि कुछ प्रोटीन में 1 लाख से अधिक अमीनो अम्ल का संयोजन होता है। मतलब 1 लाख से अधिक जो अमीनो अम्ल होते हैं वो मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कुछ में बात कर रहे हैं, सब में नहीं। कुछ प्रोटीन में क्या होता है, 1 लाख से अधिक अमीनो अम्ल होते हैं। चौथा चरण यानी कि अणुओं की क्रियाशीलता। तो इसमें देखते हैं। मीथेन, अमोनिया व जल, हमें पता है इनका निर्माण पहले ही चरण में हो गया था। तो मीथेन, अमोनिया व जल के अणुओं की क्रियाशीलता के कारण प्यूरिन व पिरिमिडीन का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ का रासायनिक संयोजन शर्करा व फास्फोरस के साथ हुआ, जिससे प्यूरिन शर्करा फास्फेट व पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ। सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड के रासायनिक संयोग से अत्यंत जटिल अणु बने, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है।
हमें पता है सरल अणु से क्या होता है, जटिल अणुओं का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड के रासायनिक संयोजन से क्या हुआ, अत्यंत जटिल अणु बने, जिन्हें क्या कहा गया, न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। मतलब न्यूक्लियोटाइड के रासायनिक संयोजन से किसका निर्माण हुआ, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ। समुद्र के जल में न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण जीवन की उत्पत्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना थी। मतलब हमें पता है कि यहाँ अमीनो अम्ल क्या होते हैं, मतलब बहुत सारे अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन बनते हैं। तो अमीनो अम्ल प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन की रचना होती है, जिससे क्या होता है, प्राथमिक जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो अब चलिए आगे देखते हैं। पॉलीसेकेराइड वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल में परस्पर रासायनिक क्रियाएं होती रहीं और न्यूक्लिक अम्ल का यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल नहीं, यहाँ पर न्यूक्लियोप्रोटीन का लीजिएगा कि मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण होता रहा। न्यूक्लियोप्रोटीन समुद्र के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से ठीक अपने समान अणुओं का निर्माण कर सकते थे, अर्थात इनमें स्वतः द्विगुणन की क्षमता थी। मतलब कि जिन न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ उनमें क्या हुआ, स्वतः द्विगुणन का गुण पाया जाता था। इस वजह से क्या हुआ, इनसे मतलब इसी वजह से क्या हुआ, इनसे नीले हरे शैवाल के समान प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई। तो इसी प्रकार जीवों की उत्पत्ति हुई। आगे देखते हैं। समुद्र में कार्बनिक पदार्थों की कमी होने से तथा भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के कारण न्यूक्लियोप्रोटीन्स के संगठन में कुछ परिवर्तन हुए। इस प्रकार हुए उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन द्वारा नए न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण होने लगा। इस प्रक्रिया में जो न्यूक्लियोप्रोटीन प्रतिद्वंद्विता में अधिक सक्षम सिद्ध हुए, उनकी संख्या बढ़ती गई तथा जो न्यूक्लियोप्रोटीन इस प्रतिद्वंद्विता में सफल नहीं हुए, वह नष्ट हो गए। तो यही सारी चीज़ें थी, मतलब रासायनिक विकास में, यानी कि केमिकल डेवलपमेंट में इतनी सारी चीज़ें थी। और आगे अब हम लोग को पढ़ना है जैव विकास के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं जैव विकास के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैव विकास को इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मतलब जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में ही पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कोशिका का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ सेल। उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन मैंने अभी आपको बताया कि मतलब समुद्रों में क्या हुआ, कार्बनिक पदार्थों की कमी होने लगी और भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के कारण क्या हुआ, न्यूक्लियोप्रोटीन की संरचना में जो परिवर्तन हुए उसी को उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन कहा गया। तो इस म्यूटेशन के कारण मतलब बात कर रहे हैं, तो इस म्यूटेशन के कारण जो नए प्रोटीन उत्पन्न हुए वे अत्यधिक चिपचिपे थे, इसलिए वे समूहों का निर्माण करने लगे। अनेक न्यूक्लियोप्रोटीन के समूह जल, खनिज लवण तथा कार्बोहाइड्रेट आदि पौष्टिक पदार्थों की बूंद सदृश रचनाओं के आवरण से घिर गए। मतलब यहीं से हम कह सकते हैं कि कोशिका का निर्माण शुरू हो गया। यह कोशिका निर्माण का पहला चरण था। आगे देखते हैं। कोशिका निर्माण के इस मत से वैज्ञानिकों का एक वर्ग सहमत नहीं है, जिसका मानना है कि न्यूक्लियोप्रोटीन अत्यंत जटिल पदार्थ हैं, मतलब जिनका निर्माण क्या है, केवल जीवित कोशिकाओं में ही हो सकता है। मतलब कि यही हमने पढ़ा कि मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन से कोशिका का निर्माण होता है, मतलब कोशिका का निर्माण न्यूक्लियोप्रोटीन से होता है। लेकिन ये जो वैज्ञानिक सहमत नहीं है, वो कहते हैं कि मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन एक अत्यंत जटिल पदार्थ है, जिसका निर्माण किसी जीवित कोशिका में ही हो सकता है। इसलिए वो इस बात से सहमत नहीं है कि मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन से कोशिका का निर्माण हुआ। इनका मानना है कि हाँ, मतलब कोशिका में न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ, ना कि मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन से कोशिका का। इस कारण यह कहना कि न्यूक्लियोप्रोटीन पहले बने और बाद में कोशिका का निर्माण हुआ अतार्किक है, मतलब इनके अनुसार जो इस बात से सहमत नहीं थे। आगे देखते हैं। अब ऐसा अनुमान है कि इस प्रकार की कोशिका का निर्माण लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व हुआ होगा। दक्षिण अफ्रीका की अवसादी चट्टानों में पाए गए जीवाणु यूबैक्टीरियम आइसोलेटम के जीवाश्म 3 अरब वर्ष प्राचीन हैं, जिसे जीवन की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है। तो मतलब याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका की अवसादी चट्टानों में जो मतलब जीवाणु का जो प्रमाण मिला है यूबैक्टीरियम आइसोलेटम, ये ध्यान रखिएगा, ये 3 अरब वर्ष प्राचीन है और इसे मतलब क्या कहते हैं, जीवन की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन प्रमाण इसको माना गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, यूबैक्टीरियम आइसोलेटम। आगे देखते हैं। अब उद्विकास का सिद्धांत। जीवों के उद्विकास के संबंध में 2 प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। पहला है हमारा उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम सिद्धांत यानी कि लैमार्कवाद, और दूसरा है हमारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी डार्विनवाद। तो इसको हम आगे चल के अनुवांशिकी नाम के चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम जीवन की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, उस संदर्भ में देखते हैं उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत यानी कि लैमार्कवाद। यह सिद्धांत 1808 में फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी जेबी लैमार्क द्वारा फिलोसफिक जूलॉजिक नामक अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का जीवों की शारीरिक रचना एवं व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। परिवर्तित वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने के क्रम में जीवों द्वारा कुछ अंगों का प्रयोग अधिक किया जाता है एवं कुछ अंगों का प्रयोग कम किया जाता है। इस कारण उनमें कुछ विशेषताएं यहाँ पर विभिन्नताएं कर लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस कारण उनमें कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। जीवों द्वारा अपने जीवन में उपार्जित की गई ये विभिन्नताएं उनकी संतानों में भी हस्तांतरित हो जाती हैं।
तो मतलब इसी कारण इसको क्या कहा गया है, उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम का सिद्धांत। मतलब क्या होता है, ये जो विभिन्नताएं होती हैं वो मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती हैं, हस्तांतरित हो जाती हैं, इसीलिए इसे उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम का सिद्धांत कहा जाता है। और ये जो मतलब विभिन्नताएं हैं इन्हें क्या कहा जाता है, उपार्जित लक्षण कहा जाता है। मतलब जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, मतलब जैसे मान लो हमको किसी वातावरण के प्रति अपने आप को ढालना पड़े, तो उसके कारण हम कुछ अंगों का प्रयोग अधिक करेंगे, कुछ का प्रयोग कम करेंगे। तो इसके कारण मतलब क्या होगा, जो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी उन्हीं को उपार्जित लक्षण कहा जाता है। और वो जब मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है तो उसी को उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम कहा जाता है। तो चलिए आगे अब देखते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी कि डार्विनवाद। ब्रिटिश प्रकृति विज्ञानी चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उत्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिकीय सरल जीव से हुई है, अर्थात वर्तमान विश्व की सभी जीव प्रजातियां मूलतः एक दूसरे से संबंधित है। मतलब इनका मानना है कि मतलब चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, सभी की उत्पत्ति किससे हुई है, एक कोशिकीय सरल जीवों से हुई है। तो आगे देखते हैं, डार्विन यह मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई तथा जटिल जैविक संरचना वाले जीवों का विकास एक लंबे समय में अपेक्षाकृत सरल संरचना वाले जीवों से हुआ है। मतलब जो जटिल संरचना वाले जीव हैं उनका विकास किससे हुआ है, सरल संरचना वाले जीवों से एक लंबे समय में हुआ है, ऐसा इनका मानना है। अब आगे देखते हैं, जीवों के विकास की इस प्रक्रिया में कुछ आनुवंशिक परिवर्तन होते रहते हैं जो अगली पीढ़ियों में परिलक्षित होते हैं। इस प्रक्रिया को उत्परिवर्तन कहते हैं। मतलब लेमार्क ने इसको क्या नाम दिया था, उपार्जित लक्षण बोला था, इन्होंने क्या कहा, उत्परिवर्तन। आगे देखते हैं, ऐसे परिवर्तन जो जीवों को प्रकृति के अनुकूल बनाने में सहायक होते हैं वे अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष परिवर्तन समाप्त होते रहते हैं। आगे देखते हैं, प्रकृति द्वारा निर्धारित यह प्रक्रिया प्राकृतिक चयन कहलाती है और प्रकृति के अनुकूल बेहतर परिवर्तन वाले जीवों का अस्तित्व में बने रहना योग्यतम की उत्तरजीविता कहलाता है। अब इन्होंने मतलब चार्ल्स डार्विन ने अपने मतलब खोज के लिए एक यात्रा की थी, बीगल यात्रा, तो उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने 1831 से 1836 के मध्य एच एम एस मतलब याद रखिएगा इनका जहाज़ था, HMS बीगल नामक जहाज से अनेक महाद्वीपों की यात्रा की। इस यात्रा से प्राप्त अनुभव एवं ज्ञान ने डार्विन के द्वारा उद्विकास के सिद्धांत का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनका मतलब इस यात्रा को ध्यान रखिएगा, मतलब इस यात्रा के द्वारा ही मतलब इन्होंने बहुत सारे अनुभव को मतलब अपने मतलब बहुत सारे अनुभव किए और उसको मतलब इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, लेमार्कवाद व डार्विनवाद में तुलना। तो इन्होंने मतलब जो अपना सिद्धांत दिए थे इसमें इन्होंने उदाहरण के लिए मतलब जिराफ का उदाहरण दिया था। जिराफ के उदाहरण से इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाया था। तो इनकी तुलना में भी हम जिराफ को उदाहरण लेकर ही समझेंगे। तो लेमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन सामान्य लंबाई की थी। मतलब जो पहले के जिराफ थे उनकी मतलब क्या थी, गर्दन की लंबाई और पैरों की लंबाई क्या थी, समान थी। क्यों, क्योंकि इन्हें मतलब तत्कालीन वातावरण में घास फूस सहज ही उपलब्ध हो जाती थी, इसलिए इनकी गर्दन की लंबाई और पैर की लंबाई, आगे वाले पैरों की लंबाई सामान्य थी, ऐसा लेमार्क के अनुसार। ठीक इसके विपरीत डार्विन के अनुसार तत्कालीन समय में जिराफ के पूर्वज दोनों प्रकार के थे, अर्थात छोटे पैर छोटी गर्दन वाले भी तथा लंबे पैर और लंबी गर्दन वाले भी। तो मतलब ऐसा डार्विन का मानना है। आगे देखते हैं, लेमार्क के अनुसार कालांतर में वातावरण शुष्क हो जाने के कारण इन्हें ऊंचे वृक्ष की पत्तियां खाने के लिए गर्दन और अग्रपादों को खींच कर प्रयोग करना पड़ा। मतलब जब धीरे धीरे घास फूस मतलब क्या हुआ, खत्म होने लगा, तो इन्हें मतलब क्या हुआ, वृक्षों की ऊंची पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन और पैरों को खींचना पड़ा। इसके विपरीत डार्विन का कहना है कि वातावरणीय परिवर्तन के कारण दोनों प्रकार के जिराफों को संघर्ष करना पड़ा, जिसमें लंबे पैर और लंबी गर्दन वाले जिराफ विजयी हुए। आगे देखते हैं, लेमार्क के अनुसार निरंतर गर्दन और अग्रपादों को ऊंचाई की ओर खींचकर प्रयोग करने के कारण गर्दन और अग्रपादों की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती गई। मतलब क्या हुआ, एक विभिन्नता इनकी बन गई। और इन्होंने डार्विन ने बताया कि इनमें पैरों की और गर्दन की लंबाई अलग अलग वंशागत थी, ऐसा मतलब डार्विन ने बताया। आगे देखते हैं, गर्दन और पैरों की बढ़ी हुई लंबाई एक उपार्जित लक्षण बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हो गई तथा परिणाम स्वरूप लंबी गर्दन और लंबे पैरों वाले जिराफ की वर्तमान प्रजाति विकसित हुई, ऐसा लेमार्क का मानना है। आगे देखते हैं, डार्विन ने क्या बताया, प्राकृतिक वर्ण के फलस्वरूप लंबे पैर और लंबी गर्दन वाले जिराफों की संतति में वृद्धि हुई तथा छोटे पैर और छोटी गर्दन वाले जिराफ धीरे धीरे लुप्त हो गए। इस प्रकार लंबे पैर और लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जाति विकसित हुई, ऐसा डार्विन का मानना है। तो यही थी इन दोनों के बीच में तुलना। मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं कि मतलब पहले घास फूस आसानी से मिल जाते थे, तो मतलब ये लेमार्क के अनुसार है। तो
मतलब इनको क्या होता था, अपनी गर्दन और पैरों को खींचना नहीं पड़ता था, मतलब आसानी से घास फूस मिल जाते थे, इसलिए मतलब इनको अपना पैर खींचना नहीं पड़ता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, शुष्क वातावरण के कारण मतलब इन्हें ऊंचे वृक्ष की पत्तियां खानी पड़ी और इन्हें अपना गर्दन और जो पैर है वो खींचकर प्रयोग करना पड़ा। आप यहाँ पर तीसरे चित्र में देख सकते हैं, मतलब गर्दन और आगे के पैरों को खींचने के कारण क्या हुआ, इनकी गर्दन और मतलब क्या हुआ, पैरों की लंबाई बढ़ती रही और यह एक उपाधि लक्षण बन गई, जो कि क्या हुआ, धीरे धीरे दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफर होने लगी। और इसे डार्विन के अनुसार मतलब इनका मानना है कि पहले लंबी गर्दन और छोटे पैर वाले भी मतलब जिराफ थे। यहाँ पर देख सकते हैं पहले चित्र में मतलब लंबे पैर और लंबे गर्दन वाले भी हैं और छोटे पैर छोटे गर्दन वाले भी हैं। इन्होंने बताया कि मतलब कालांतर में जब वातावरण शुष्क हुआ तो लंबे पैर और लंबी गर्दन वाले जिराफ तो मतलब ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खा सकते थे, अर्थात वे जीवन संघर्ष में सफल हुए। और जो मतलब ऊंचे वृक्षों की पत्तियां नहीं खा सकते थे वे मर गए, वे जीवन संघर्ष में सफल नहीं हो सके और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार मतलब लंबे पैर और लंबी गर्दन वाले जिराफों की एक नई प्रजाति विकसित हुई, ऐसा मतलब डार्विन का मानना था। तो आज की वीडियो में हमको यही इतना सारा चीज़ पढ़ना था, तो आज की वीडियो को फिलहाल यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है और इसका अगला पार्ट भी जल्दी से अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।